हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट क्लास 28 प्रैक्टिस सेट 9 है ये। और इसमें ग्रामर और लिटरेचर के क्वेश्चंस दोनों हैं। 30 क्वेश्चंस हैं जिनमें मिले जुले क्वेश्चंस हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें। तो चलिए क्वेश्चंस जो है स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले ये ऐड है, देख लीजिए। 7895937338 पे कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कुछ ही दिन बाद एक नया राइटर से स्टार्ट हो रहा है ये, तो दोज हु विश टू टेक एडमिशन, तो अब वो आप बिल्कुल जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, मैं डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स मैंने ले रखे हैं। और उनमें से जो क्वेश्चंस यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत मतलब उनके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं ले रही हूँ, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स के हों, ग्रामर के हों। लेकिन मैं छोटा सेट इसलिए रखती हूँ जिससे समझने में भी आसानी रहे। और अगर आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स लेते हैं तो आपके फ़ोन में से वो उबल उबल के बाहर ना गिर जाएं, तो इसीलिए छोटे छोटे से प्रैक्टिस सेट्स जो है वो मैं लेती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल पैटर्न और मॉडल फ्रॉम विच all things of the same kind are copied or on which they are based a model or first form prototype। एक ऐसी चीज़ जिस पर मॉडल मानकर बेसिकली सारे जो चीज़ें हैं वो बनती हैं, उसे क्या कहा जाता है? चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आर्क टाइप। आर्क मतलब होता है मुख्य और टाइप का मतलब होता है प्रकार। तो मुख्य प्रकार जिसको मॉडल मानकर चीज़ें बनाई जाती हैं, वेदर इट कैन बी ए कैरेक्टर। जैसे अगर इफ़ समवन इज इन डिलेमा, तो आर्क टाइप कैरेक्टर हो गया हैमलेट। और उससे मतलब जो भी पर्सन जो है, अगर आगे किसी फॉर्म में इसी तरीके का कोई कैरेक्टर आएगा तो द आर्क टाइप कैरेक्टर विल बी हैमलेट। तो इन्हें कहा जाता है आर्क टाइप। जिसको मॉडल मानकर चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं, उसे कहा जाता है आर्क टाइप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूज फॉर द एडवांस ग्रुप इन एनी फील्ड स्पेशली इन द विजुअल, literary or musical arts whose works are characterized chiefly by unorthodox and experimental method। समय से आगे जो चीज़ लोगों ने सुनी भी ना हो, समय से आगे जो चलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मतलब जो घिसी पिटी चीज़ें चल रही हैं उससे हटकर कोई चीज़ जो है वो उसे बनाना, उसे कुछ नए प्रयोग करना। अब चाहे वो हिट हो या ना हो वो प्रयोग, लेकिन समय से आगे चलना, उसे कहते हैं एवॉनगार्ड। दैट इज एवॉनगार्ड। ये एवॉनगार्ड होता है। जैसे मॉडर्न एज में जो राइटर्स थे उन्होंने एवॉनगार्ड टेक्निक को यूज़ किया था, चीफली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि लिटरेचर पे एक इम्पैक्ट जो है उसका देखने को मिला। तो उन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ करी थी, जो उन्होंने जो थीम्स ली थी, दे वर एवॉनगार्ड थीम्स एंड टेक्निक्स। Now the next question is a type of poetry that does not rhyme usually with 10 syllables in each line। राइम नहीं करती है लेकिन iambic pentameter होता है। राइम नहीं है मगर मीटर है, उसे क्या कहा जाता है? That is known as blank verse। A pause in a line of poetry, especially near the middle of a line or verse, is called मिडल ऑफ अ वर्स। जैसे अगर सोनेट लिख रहे हैं तो 1 से 8 लाइन के बाद कॉमा या सेमी कॉलन से एक पॉज लेते हैं, उसके बाद नीचे की 6 लाइन में विचार परिवर्तित होते हैं। उस पॉज को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सिज्यूरा। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सोनेट में होता है। पोइट्री में जो पॉज लिया जाता है, जो रुकते हैं और उसके बाद विचार चेंज होते हैं, उस पॉज को कहा जाता है सिज्यूरा। The term criticism is derived from the Greek word kritikos। जो criticism जो word है वो critikos से लिया गया। अब criticism का मतलब क्या है? criticism को लोग ये मानते हैं कि किसी की बुराई करने को criticism कहते हैं। हिंदी में criticism को मतलब होता है आलोचना। criticism का मतलब होता है बेसिकली ये critic, और उसमें है क्या? criticism ये कि what the writer wants to say, the exact meaning of what the critic thinks, उस चीज़ को रीडर तक पहुंचाना। क्या चीज़ कही गई है? कई बार चीज़ें समझ में आने में मुश्किल होती है, जो राइटर कहना चाहता है वो समझ में नहीं आता, उसे क्रिटिसिज्म कहा जाता है। क्रिटिक जो होता है एक
एक सेतु का काम करता है राइटर और रीडर के बीच में, तो वो उसकी बात को पहुंचाता है। तो ये है एबल टू डिसर्न एंड जज, यानी कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जज करना। तो उसका मतलब बुराई करना नहीं होता, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है एबल टू डिसर्न एंड जज। Which kind of poetry employ the Ubisant motif, the formula of where are they, या वो कहाँ गए वो लोग। तो उबिसेंट मोटिव जो लिखा जाता है वो एलिजी में होता है, वेयर हैव दे गॉन, कहाँ गए वो लोग। तो ये एलिजी के लिए, एलिजी मीन्स कि एक विलाप, लेमेंट सॉन्ग फॉर द डेड, तो ये एलिजी के लिए होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, सब्जेक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी आर फाउंड इन द इंग्लिश पोइट्री। देखिए, नेचर का एक मदर की तरह, एक गाइड की तरह, सब्जेक्टिविटी यानी कि इंसान, पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, स्पॉन्टेनिटी यानी कि लिरिक, ये किस एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिले। वैसे भी लिरिक का बाहुल्य जो था दैट वाज इन रोमांटिक एज। तो एवरीथिंग, इफ यू कंसिडर that this romantic age was against neoclassical age, because neoclassical age was a pedantic age. They stressed over classical rules, and this age was against all sorts of rules. So spontaneity, when you follow rules you lose spontaneity, and when there is spontaneity there will not be any rule. So that's why in the 19th century, it means in the romantic era, there was predominance of lyric, and lyrics are always spontaneous. So love and treatment of nature, subjectivity and spontaneity, all these features are found in romantic age. Love of the Middle Ages, importance of imagination and note of melancholy prevail in the English poetry of, if you see love of the Middle Ages, love of the Middle Ages, इसी एज में, मिडल एज में आप अगर इसको देखें तो जो लेटर रोमांटिक्स थे, जब गोथिक नॉवेल्स वगैरह लिखे गए थे, तो गोथिक नॉवेल्स जो लिखे गए थे दे वर इन लव विद मिडल एजेस, दे वर इन लव विद कैसल्स एंड दोज थिंग्स, ऑकल्ट साइंसेस एंड ऑल दैट। एंड importance of imagination, theory of imagination is also given by Coleridge. So imagination, and Coleridge was he was of the view that my work is to make extraordinary ordinary. And melancholy, note of melancholy, it means melancholy was a feature that if a person has melancholy, it means that person has some sort of thoughts. तो इसलिए love of the middle ages, importance of imagination and note of melancholy, all these features are found in romantic age. तो ये भी romantic age के ही features है। Who warns his contemporary society against materialism? अगर आप लोगों ने वर्ड्सवर्थ का सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पढ़ा हो, तो वर्ड्सवर्थ उसमें कहते हैं कि मैं पैगन हो जाना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ में नेचर के गॉड को, नेचर एज अ गॉड के रूप में देखना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे टू सॉर्डेड बून। वो कह रहे हैं कि हमारा केवल एक ही उद्देश्य रह गया है, कमाना और खर्च करना। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वो हम नेचर को ना के बराबर एंजॉय करते हैं, वो नेचर जो हमारी अपनी है। तो मटीरियलिज्म के अगेंस्ट जो जिस पोएट ने लोगों को एक क्लैरियन कॉल दी है, दैट इज वर्ड्सवर्थ। तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। Which romantic poet gives the theory of imagination? That I have told you earlier as well कि romantic जो earlier romantics थे उनमें थे Coleridge। Coleridge ने दी है theory of imagination is given by Coleridge, S.T. Coleridge. Who wrote the poem The Rime of the Ancient Mariner? It's a ballad. Rime of the Ancient Mariner ये एक ballad है और इसको लिखा है Coleridge ने। In which literary criticism book S.T. Coleridge, for which literary criticism book Coleridge is famous? तो Coleridge is famous for Biographia Literaria. Biographia Literaria जिसमें willing suspension of disbelief का concept उन्होंने दिया है। Biographia Literaria जिसे कहना चाहिए literary biography,
और इसमें उन्होंने लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी है उनकी, और इसमें उन्होंने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का कॉन्सेप्ट दिया है. हीरोइक कपलेट हैज बीन मच यूज्ड इन ट्रांसलेटिंग व्हाट. हीरोइक कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन का स्टेंजा, दैट टू इन आयम्बिक पेंटामीटर, जिसका एक क्लोज्ड पैटर्न होता है. और हीरोइक कपलेट का जो लाइन भी पढ़ा, नाम भी जो पढ़ा है, वो एपिक में हीरोइक कपलेट यूज किया जाता था. तो हीरोइक कपलेट वॉज यूज इन ट्रांसलेटिंग एपिक्स. तो एपिक को यूज ट्रांसलेट करने में हीरोइक कपलेट का यूज किया जाता था. पोप हैज यूज्ड व्हाट काइंड ऑफ कपलेट. पोप ने जो है कपलेट को दोबारा से जैसे कहना चाहिए कि जीवित करा है पोप ने. और पोप न्यो क्लासिकल एज में पोप ने हीरोइक कपलेट को सबसे अच्छे से संभाला. और उनके जो कपलेट का फॉर्मेट होता था दैट वाज टाइट, और ये था टाइटर एंड मोर कंप्रेस्ड, यानी कि 2 लाइन में ही अपनी बात को खत्म कर देना. तो टाइटर एंड मोर कंप्रेस्ड. जेफरे चौसर क्रिएटेड द हीरोइक कपलेट एंड यूज्ड इट इन. चौसर ने जो है उन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज करा है अपने फेमस वर्क दैट इज द कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज किया है. Who sings these songs under the greenwood tree and blow blow thou winter wind, as you like it के गाने हैं ये, और ये गाए हैं एमियंस ने. अब ये ग्रामर के क्वेश्चंस हैं. अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नॉवल. अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी. आर रीडिंग दिस नॉवल, यहां तक इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल ऑफ इंडिया. वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वहाँ प्लूरल नाउन हम यूज करते हैं. तो प्लूरल नाउन है, तो अब आप खुद देखिए कि यहाँ आ रहा है वन ऑफ. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ भी नाउन आएगा दैट नाउन विल बी प्लूरल. तो नॉवेल्स आएगा, वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ इंडिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टीचर इज गुड. एक जनरल सेंस में कहा जा रहा है इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम. अब यहाँ पर जनरल सेंस में कॉमन नाउन के रूप में टीचर को कहा गया है, तो देम नहीं लगाएंगे, या तो आप हिम लगाइए या हर लगाइए. इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम और हर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं. लेकिन जनरल सेंस में बोला जा रहा है एक व्यक्ति सारी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए उसके साथ जो हम प्रोनाउन लगाएंगे वो भी हम कौन सा लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, वो भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो लगेगा. द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी. सबसे पहली बात ऑल आ रहा है, तो ऑल के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आता है या प्लूरल नाउन आता है. तो ऑल द मेजर, सिटी नहीं आएगा, दैट विल बी सिटीज. तो यहां आएगा, आंसर है इसका डी. ऑल के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आता है या प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है. हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री. फ्यू का मतलब होता है, वैसे तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, लेकिन यहाँ क्या है वन ऑफ द फ्यू कंपनी. तो फ्यू जो होता है ना के बराबर है, लेकिन फ्यू जो होता है उसके बाद प्लूरल नाउन लगता है, और जो लिटिल होता है उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन लगता है. तो यहाँ पे है फ्यू कंपनी नहीं आएगा, फ्यू कंपनीज, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज. तो यह आएगा कुछ थोड़ी बहुत ना के, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो है फ्यू के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है. On my way to the railway station, I met one of your friend named नीरज. अब वन ऑफ के बाद मैंने अभी आपको बताया प्लूरल नाउन लगता है, तो वन ऑफ योर फ्रेंड्स आएगा नेम्ड नीरज. Who called Wordsworth as egotistical sublime? Egotistical sublime का पहले मीनिंग समझिए. ईगो मतलब होता है मैं, टी मतलब टॉक, स्टिकल यानी कि खुद के बारे में. तो वो पर्सन हु ओनली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, तो उसे ईगोटिस्ट बोलते हैं. तो उन्होंने कहा कि वेन एवर ही टॉक्स अबाउट सबलाइम टॉपिक्स ही बिकम्स ईगोटिस्ट. तो इस ये जो कॉन्सेप्ट जो यूज करा, ये जो टर्म यूज करी है वो कीट्स ने यूज करी है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए. In their essay, The Preface to the Lyrical Ballads, William Wordsworth manifested the guideline.
जब उन्होंने प्रीफेस ऐड करा था अपने लिरिकल बैलेड्स में तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री क्या दी थी? ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि आप साधारण लोगों के बारे में बताएं। Everyday language is best suited for poetry, obviously. Only then people will be able to understand what the poet has written. Expression of feeling is more important than action or plot. कि whatever you want to say, that is conveyed directly to the person or not. ये इसमें बताया गया, poetry is the spontaneous overflow of emotion that takes its origin from emotion recollected in tranquility. ये सारे points वर्ड्सवर्थ ने अपनी theory of poetry में दिए हैं, तो यहाँ आएगा all of these. A narration or description in which events, actions, characters, settings or objects represent specific abstractions or ideas. Hence, the narrative carries a second meaning along with its surface meaning. जब एक सतही मीनिंग कुछ और होता है और अंदर मीनिंग कुछ और होता है, उसे एलिगरी कहा जाता है. जैसे बनियन की पिलग्रिम प्रोग्रेस, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म, ये जितने भी जो वर्क्स हैं ये एलिगरी हैं. इनका ऊपर से मीनिंग जो है वो हमें डिफरेंट होता है और इनका मीनिंग वैसे जो होता है वो कुछ और, सतही मीनिंग कुछ और सरफेस मीनिंग कुछ और होता है. दैट इज नोन एज एलिगरी. John Bunyan's The Pilgrim Progress is an example of allegory. That is the example of allegory. Tick the correct auxiliary to indicate discontinued habit. जब discontinued habit बताते हैं तो कौन सा auxiliary यूज किया जाता है? discontinued habit बताने के लिए used to यूज करते हैं. अभी भी कोई चीज चल रही होती है तो would यूज करते हैं. अगर there was a house there तो ये discontinued नहीं है, एक घर था. there used to be a house there, बहुत लंबे समय तक था बट अब नहीं है, तो there used to be a house there ये discontinued habit को बता रहा है. used to discontinued मतलब अब वो काम करते ही नहीं है. Fees will not be received after 3 PM. The underlined expression is, सबसे पहली बात जो will है that is a modal. उसके बाद हमने be plus verb की थर्ड फॉर्म यूज करी, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस. अब आप खुद ही देखिए, तोड़कर मैंने बता दिया मॉडल एंड पैसिव वॉइस दोनों चीज है, तो मॉडल पैसिव जो है यहां पर आ गया, दैट इज मॉडल पैसिव. Outside the institute was standing 4 students for 2 hours. आउटसाइड द इंस्टीट्यूट जो है वो एक जो बताया गया है इन्वर्जन के तौर पे यूज हुआ है, प्लेस के बारे में बताया. यहाँ सब्जेक्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट नहीं है, 4 स्टूडेंट्स है, तो 4 स्टूडेंट्स के हिसाब से आपका जो वर्ब आएगा यहाँ आएगा वर्ब. इन्वर्जन यूज हुआ है और जब इन्वर्जन यूज होता है तो सब्जेक्ट बाद में आता है, तो ये सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम वर्ब लगाएंगे. अंडर अ ट्री फिर इन्वर्जन है क्योंकि बताए अंडर अ ट्री, और यहाँ पर जब इन्वर्जन यूज हुआ है तो सब वर्ब सब्जेक्ट्स यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब जो है यहां पर लगेगा. हार्डली डू शी गो टू कॉलेज, अब हार्डली है, यहां भी इन्वर्जन यूज होगा, तो यहां पर शी के हिसाब से डू नहीं आएगा, दैट विल बी डज. हार्डली डज शी गो टू कॉलेज. तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताए. आई होप कि आपको ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सेशन जो है वो पसंद आया हो. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड.